देखिए, हकीकत ये है कि बाहुबली 1, बाहुबली 2, RRR, KGF 1, KGF 2 एंड पुष्पा, ये फिल्में हैं जो हिंदी फिल्मों से ज़्यादा कमा पाई हैं। और वो इसलिए शायद इनके फ़ैन फॉलोइंग्स ऑल ओवर इंडिया रहे हैं और ये बड़े स्केल पे बनी हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी फिल्में नहीं चली हैं। जैसे आपने खुद ही कहा, गंगूबाई से लेकर कश्मीर फाइल से लेकर ये भूल भुलैया तक, वो भी बड़े बड़े हिट, और छोटे मोटे हिट नहीं, बड़े बड़े हिट हुए हैं। पर मुझे लगता है कि ये जो कोविड एरा के बाद लोगों की फितरत बदल गई है ना, तो स्क्रिप्ट्स अगर कोविड प्रूफ नहीं है, मेरा मतलब ये है कि कोविड के बाद ना लोगों का सहन शक्ति कम हो गया है, पेशेंस कम हो गया है। तो स्क्रीन प्ले में जो पेसिंग की ज़रूरत होती है, जो रिसर्च की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि फिल्म जल्दी से आगे बढ़ रही है, वो शायद फिल्मों में न होने की वजह से फिल्में नहीं चल रही होंगी। ये मेरा मानना है। दूसरी बात यह है कि ये सारी फिल्में जो चली हैं, उसमें जैसे मैंने पहले बताया था, सारे एक्टरों ने बहुत हार्ड वर्क किया। आप RR देख लीजिए तो आप एक्टरों की वजह से आप कहोगे कि यार ये पिक्चर इतनी अच्छी है। चाहे वो पुष्पा हो जाए, जहाँ पे उन्होंने टोटली कैरेक्टर मेंटेन किया है थ्रू आउट, क्योंकि अल्लू अर्जुन कमाल के दिखने के हैं, अच्छे डांसर हैं, पर उस फिल्म में उन्होंने वो कैरेक्टर मेंटेन करते हुए रोमांस किया है, डांस भी किया है। तो मुझे लगता है कि ये जो एक्टर के साथ जो कमिटमेंट है, जहाँ पे पिक्चर 3-4 महीने के अंदर नहीं बनते लेकिन सालों में लग जाते हैं, उसको लोग ज़्यादा देखना पसंद कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज़। बट फिर भी मैं ये कह दूँ कि एनालाइज करना बिल्कुल यूजलेस है, क्योंकि इंडस्ट्री में द रूल इज़ दैट द डे यू थिंक देयर इज़ अ रूल, यू हैव लॉस्ट इट, बिकॉज एवरीथिंग इज जस्ट अ चेंजिंग सिनेरियो। एंड आई होप दैट इन द years to come, in the days to come, other films also will do well and another pattern will set in. But I don't think we can actually predict कि how the industry will react. मैंने इस कहानी के बारे में जिक्र किया था खान साहब को when we were shooting for Zero, और उन्हें, मुझे नहीं लगा था कि वो सुन भी रहे हैं, पर उन्होंने कहा कि अच्छा यार, तू कुछ अलग करते रहता है, वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड ऑफ यू। फिर कई महीने के बाद जब पिक्चर बन गई और मैं उनके बर्थडे पे गया, तो उन्होंने कहा कि मैडी, तुम्हारी वो जो रॉकेट वाली फिल्म है ना, मैं उसमें एक रोल करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है सर, थैंक यू वेरी मच। कहता है अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली करना चाहता हूँ। मैंने कहा सर थैंक यू। कहता अरे यार, इसको कोई समझाओ, मैं सीरियस हूँ। तो यार मैंने कहा ठीक है सर। और फिर उसके सारे दोस्त आ गए, तो मैं चला गया सरिता के साथ। और 2 दिन बाद मेरी बीवी ने कहा कि यार वो खान साहब ने आपसे कहा है, जिक्र किया है, एटलीस्ट उनको थैंक यू तो कह दो कि वो तुम्हारे स्क्रिप्ट को आज तक याद रखें हैं। तो जब मैंने उनके असिस्टेंट को मैसेज किया कि आप कह दीजिए, तो उनका फ़ोन आ गया उनके असिस्टेंट का कि मैडी, खान साहब पूछ रहे हैं कि आपको डेट कब चाहिए। मैंने कहा यार ऐसी बातें मत करो, खामखा मैं ख्याली पुलाव में घूम जाऊँगा, मेरे को लगेगा कि यकीन है। तो उन्होंने कहा नो ही इज़ वेरी सीरियस। मैंने कहा मैं खान साहब को अपनी पिक्चर में बैकग्राउंड में नहीं पासिंग करा सकता, क्या कह रही हैं आप। मैंने कहा एक रोल है जो इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा कि कितने डेट्स चाहिए, और फिर वो आए, वो अपने कैरावैन के लिए, असिस्टेंट के लिए या अपने कपड़ों के लिए भी पैसे तक नहीं लिया। वो आए, हिंदी और इंग्लिश में एक्टिंग की उन्होंने, मुझे मतलब टोटली फ्री। और मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा था कि हमारी जो इतनी बॉन्डिंग है, ये हमारे लिए, मेरे लिए कर रहे हैं। लेकिन जिस वक्त ये जाकर नंबी नारायण साहब से मिले और उनकी आंखों में जो मैंने आदर और प्यार देखा, तब मैं समझ गया कि ये एक्चुअली किसके लिए कर रहे हैं। एंड सेम थिंग विद सूर्या, ही फ्लू विद हिज एंटायर क्रू फ्रॉम चेन्नई टू बॉम्बे। उन्होंने कहा कि खान साहब को डिस्टर्ब मत करो, वो जब शूट कर रहे हैं उसके बाद या पहले मैं शूट कर लूँगा। यू नो दैट मच ऑफ एडजस्टमेंट, ही ऑल्सो डिडंट टेक एनी मनी। तो अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि इस इंडस्ट्री में अच्छे लोग हैं या नहीं, तो मैं बड़े तहे दिल से कहूँगा कि यार मैं तो टोटली आउटसाइडर हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी इनसाइडर बन भी पाऊँगा। लेकिन इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छे लोग हैं, मेरे लिए तो बहुत ही अच्छे रहे हैं, और दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी व्हेन आई नीडेड देम। आप सही कह रहे हैं, अगर मैं बायोपिक एक क्रिकेटर के बारे में या एक फाइटर के बारे में या एक डांसर के बारे में या सिंगर के बारे में बनाता, तो पब्लिक को ये बताना कि ये अच्छे सिंगर हैं, अच्छे क्रिकेटर हैं, बहुत आसान हो जाता, क्योंकि हम विजुअली दिखा सकते हैं कि भाई अच्छा नाच रहा है, अच्छा गा रहा है, अच्छा क्रिकेट खेल रहा है। पर एक रॉकेट साइंटिस्ट की क्षमता मैं आपको कैसे समझाऊं, और वो भी साधारण रॉकेट साइंटिस्ट और जीनियस रॉकेट साइंटिस्ट के बीच के फ़र्क मैं आपको कैसे समझाऊं। तो ये समझने में मुझे बहुत वक्त लग गया, और समझते समझते एक ऐसा स्क्रिप्ट लिखना, एक ऐसी कहानी लिखना जहाँ पे लोग ये भी समझें कि ये रॉकेट साइंस है, इसलिए मुझे सब कुछ समझ में नहीं आना चाहिए, लेकिन इसका इम्पैक्ट भी सही हो, लेकिन जिसे रॉकेट साइंस समझ में आए उसे भी लगे कि वाह यार नंबी नारायण ने क्या हासिल किया है। ये मेरे लिए राइटिंग वाइज बहुत बड़ा चैलेंज था। जब मैंने इसको क्रैक कर लिया, मुझे बाकी सब चीज़ें आसान लगने लगी। तो जब हम सेलेक्ट हो गए कांस के लिए, तो मुझे एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ा कि मुझे जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि पिक्चर रिलीज़ होने से 1 महीने पहले वो पिक्चर पब्लिक को दिखाई जाएगी, और वो भी कैन में, जहाँ पे लोग ज़्यादा सहानुभूति नहीं दिखाते। अगर पिक्चर अच्छी नहीं है तो उठ के चले जाएंगे या फिर आपकी इज़्ज़त नीलाम कर देंगे। तो मुझे लगा कि पब्लिसिटी अच्छी होगी, लेकिन अगर पिक्चर समझ में नहीं है और पसंद नहीं है लोगों को, तो मेरी बैंड बज जाएंगे। फिर भी हमने कहा कि यार इतनी दूर पहुंच गए हैं, चलो कर ही लेते हैं। और जब पिक्चर दिखाई जा रही थी,
मैं बाहर बैठकर बहुत प्रे किया हूँ। मुझे सिर्फ ये डर था कि जितने लोगों ने मुझ पर भरोसा करके ये पिक्चर को वहाँ इंटरनेशनल इसका जो प्रीमियर करवाया है, कम से कम उनको मैं एम्बैरेस ना करूँ, क्योंकि इतना दूर ले जाके इंडिया पिक्चर दिखा के आप एम्बैरेस कर दोगे तो मतलब इससे बड़ा ये नहीं हो सकता। बट थैंकफुली जब वो पिक्चर रिलीज़ हुई और पिक्चर ख़त्म हुई तो सब उठकर ताली मारने लगे और कुछ 10 मिनट तक लगातार उन्होंने ताली मारा। मुझे नहीं पता कि वो मेरे लिए ताली मार रहे थे या मेरी एक्टिंग के लिए मार रहे थे, लेकिन मुझे यकीनन पता है कि वो नंबी नारायण साहब के लिए मार रहे थे, जिसकी वजह से मुझे तसल्ली हो गई कि भैया मैंने फुद्दू फिल्म नहीं बनाई है। अब थिएटर में जो होगा सो होगा, लेकिन ठीक ठाक फिल्म तो बनी है। मुझे तो एक्चुअली रिलीफ है कि 6 साल के बाद ये पिक्चर रिलीज़ हो रही है। हाँ, जहाँ तक इसका आउटकम है वो तो मैं इतनी पिक्चरें रिलीज़ कर चुका हूँ कि मुझे पता है कि कोई कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, पर हमें पता है कि पूरे तहे दिल से हमने ये फिल्म बनाया है और अगर चल जाए तो अच्छी है, सोने पे सुहागा। अगर नहीं चलती है तो फिर हम अपने आप को रीइंट्रोस्पेक्ट करेंगे। लेकिन जहाँ तक बॉक्स ऑफिस में परफॉर्मेंस की बात है, इट्स नॉट सच अ रॉकेट साइंस। हाल ही में जितने भी बड़े पिक्चरें हिट हुई हैं उसमें हमने ये चीज़ कॉमन दिखा है कि चाहे वो पुष्पा हो, RRR हो, बाहुबली हो, गंगूबाई हो या कश्मीर फाइल्स या भूल भुलैया, वो कोई भी फिल्म आसान से 1.5 महीने में 2 महीने में बनने वाली फिल्में नहीं है। उसमें सारे एक्टर बहुत हार्ड वर्क करके उसी पिक्चर में कई सालों तक वो जुड़े रहे और बड़े कमिटमेंट के साथ उन्होंने वो पिक्चर की है। तो अगर वो कोई पैटर्न है तो शायद हम इसमें बच जाएंगे, ये मेरा मानना है। देखिए, ये तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये पागलपन थी, क्योंकि हम तो लॉजिक के साथ जा ही नहीं रहे थे इस पिक्चर को लेकर। जो मेरी मार्केट है उससे कहीं ज़्यादा इसकी फिल्म की बजट है, और एक नए डायरेक्टर को इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी देना इतने बड़े बजट के साथ, और एक ऐसी पिक्चर बनाना जो 3 लैंग्वेज में करेंगे, 8 कंट्री में शूट करेंगे, रॉकेट साइंस के बारे में भी है, जबड़ा भी तोड़वाएंगे, मोटे भी होंगे, पतले भी होंगे, ये सब मतलब अगर कोई अभी मुड़कर अगर मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है तू क्या सोच रहा था भाई, तेरे पैसे तो गए। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये इट लुक्स लाइक ए सेंसिबल डिसीजन। पर हम क्या करें, हमारे सर पे तो जुनून चढ़ा हुआ था कि हमको नंबी नारायण साहब की कहानी बतानी है। हमें मतलब वो लग रहा था कि देयर इज नो वे वी कैन नॉट टेल हिज स्टोरी, देयर इज नो वे दैट इंडिया कैन लूज आउट ऑन इंटेलेक्चुअल कैपिटल विच इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस, and nothing else mattered after that. Yeah, I know what you're saying is practically true. If you have to look at it pragmatically, we're completely dumb people to have backed this film. But all great things have dumb beginnings, I guess. And वक्त पर मैं डायरेक्टर बना तो मुझे किसी से सलाह लेने का वक्त ही नहीं था। दूसरी बात यह है कि राजकुमार हिरानी साहब या मणिरत्नम साहब या राकेश मेहरा साहब, इनको मैं इनसे कि मैं क्या पूछता, ये तो ऐसी एक सब्जेक्ट है तो मैं खुद ही नहीं समझ पाया हूँ, ना कोई ऐसी फिल्म बनी है कभी, ना ये मुझे बता पाते कि यार क्रायोजेनिक इंजन का जो थ्रस्टर है उसका एंगल क्या होना चाहिए, या फिर 3 लैंग्वेज को किसी ने पहले कभी नहीं शूट किया 3 लैंग्वेज में, तो किसे शूट किया जाए, तो सारा प्रोसेस तो मुझे ही डेवलप करना पड़ा। तो मैंने किसी को कॉन्टैक्ट नहीं किया, मैंने बस ख़त्म करने के बाद कुछ सीन्स लोगों को दिखाए और उनसे सलाह ली, बट आई डिडंट कॉन्टैक्ट देम एट ऑल। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.